हम जिन मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले थे वो दो मुद्दे थे। एक तो मुद्दा ये है कि शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो गुट निरपेक्षता जो था वो कहां तक प्रासंगिक रह गया। और मैं 10 मिनट में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा कि पहले गुट निरपेक्षता जब समाप्त, मतलब गुट निरपेक्षता एक प्रासंगिक शब्द या प्रासंगिक संस्था कैसे रह गया अगर जब गुट ही नहीं रहा तो। 1991 में पहले हम शुरू करते हैं गुट क्यों बना। कल भी बात किए थे, आज भी उसकी शुरुआत करेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे इसकी। गुट क्यों बना? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व दो धुरों में बट गया, दो धुरियों में बट गया। एक वो धुरी था जिसको सपोर्ट करने वाले देश का नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा था, और एक ऐसा था जिसका सोवियत रूस कर रहा था। जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, क्योंकि पूंजीवादी राष्ट्र की जो संकल्पना थी उसमें एक छेद रूस ने इसलिए कर दिया था। रूस की 1917 में एक नए जो है कि सोवियत जो है कि राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ, और लेनिन की नीतियों के कारण 4-5 सालों में रूस जो है एक अच्छा जो है साम्यवादी देश बन गया। रूस ने अपने आप को प्रूव कब किया? पहली बार 1929 से लेकर के 1932 के बीच में, जब आर्थिक मंदी से पूरा विश्व जो है प्रभावित था। अमेरिका जो इतना बड़ा जो है शक्तिशाली पूंजीवादी देश बन गया था 20वीं सदी के शुरुआती 3 दशकों में, उस अमेरिका में भी आर्थिक मंदी का प्रभाव देखा गया। उसके स्टॉक, न्यूयॉर्क के जो स्टॉक थे, उसका जो शेयर था वो सब गिर गया, और बहुत बुरी तरह से जो है कि आर्थिक मंदी छाई, उत्पादन अधिशेष हो गया, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। इतनी स्थिति खराब थी। प्रथम विश्व युद्ध के सब दुर्गामी प्रभाव दिख रहा था। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो, और अमेरिका के साथ इसलिए हो रहा था, तो अमेरिका किसका नेतृत्व करने वाला देश था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमोट करने वाला देश था, और इस पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसको चोट पहुंचा इस आर्थिक मंदी के कारण। और एक ऐसा राष्ट्र था जो इससे बच गया, उसका क्या नाम था? रूस। जो अभी 12-15 साल पहले जो है एक सोवियत देश के रूप में विकसित हो रहा है, वो पूरी तरह से इस आर्थिक मंदी से बच गया। समझ रहे हैं ना? तो ये एक विचारधारा के रूप में रूस जो है क्या स्थापित हो गया। रूस एक विचारधारा के रूप में स्थापित हुआ, और अमेरिका जो था वो पूंजीपति राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था। अमेरिका ने अपनी शक्ति का एहसास समय समय पे कराया, जैसे 1917 में कराया, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पे एकदम आया, और प्रथम विश्व युद्ध को मतलब निर्णायक जो है कि अंत दिया अमेरिका ने, वहां दिखाया। फिर जब राष्ट्र संघ बना 1920, उसमें भी रूजवेल्ट और जो है कि इसके प्रतिनिधियों ने अपना दबाव दिखाया। लेकिन रूस जो था वो पूंजीवाद का जो नेतृत्व कर रहा था वो यहाँ पे फ्लॉप हो गया। समझ गया ना? सॉरी, अमेरिका और रूस ही सफल हो गया। इसीलिए हम देखेंगे कि पूरा धड़ा धीरे 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 दो गुटों में बढ़ जाएगा। एक तो वो राष्ट्र थे जो पूंजीवाद को समर्थन करने वाले थे, उनमें से बहुत सारे राष्ट्र जो है 1945 द्वितीय विश्व की समाप्ति तक धीरे 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 उनके औपनिवेशिक साम्राज्य जो है वो तहस नहस हो जाएंगे। जिसमें फ्रांस है, जिसमें पोलैंड वाले हैं, जिसमें जो है कि डच हैं, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें पुर्तगीज हैं, जिसमें डेनमार्क वाले हैं। ये सारे धीरे 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 समाप्ति को चले जाएंगे, उपनिवेश खत्म हो जाएगा, और सबका नेता कौन बन जाएगा? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भी निर्णय कौन लेगा? भैया अमेरिका के ऊपर जब जापान ने उसके सैनिक अड्डा पर आक्रमण किया तो उसका बदला लिया, तभी तो खत्म हुआ ना। 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो नागासाकी हिरोशिमा पे बमबारी की गई, उसी के बाद तो द्वितीय विश्व की समाप्ति हुई। तो जो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक राष्ट्र थे जो 300 सालों से पूरे विश्व के सिरमौर हुआ करते थे, वो सारे समाप्त हो गए, और उनके जो उपनिवेश थे उनमें राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। समझ गया ना? यानी वो खुद अंदर से हिले हुए थे। और उन पूंजीपतियों का नेतृत्व कौन करेगा? अमेरिका करेगा, और दूसरा करेगा रूस। समझ गया ना? रूस का नेतृत्व करने, रूस जिन राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा है उसमें क्यूबा होगा, उसमें चीन होगा, उसमें वियतनाम होगा। समझ रहे हैं बात को ना? और ये दो धुरी में जब बढ़ जाएगा पूरा विश्व कि भाई एक
अमेरिका के नेतृत्व में और एक रूस के नेतृत्व में, तो तमाम संधियां होगी, सीटो सेंटो, ये वो बहुत सारी संधियां होगी, और हर ग्रुप, हर राष्ट्र किसी न किसी ग्रुप में जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लीजिए इसी क्लास के दो धड़ों में लड़ाई हो गई, एक धड़ा मान लीजिए कि आपके नेतृत्व में है और एक धड़ा आप रतन के नेतृत्व में है। दो धड़े मान लीजिए कि वैचारिक मतभेद चल रहा है, कि तो दो ग्रुप बन गया। मान लीजिए कि 40+% क्लास इसमें आ गया और 40% क्लास उनके साथ चला गया, लेकिन 20% ऐसे भी लोग होंगे जो उनके साथ जाना चाहेंगे ना इनके साथ जाना चाहेंगे, होगा ना? लेकिन लेकिन मान लीजिए कि ये वैचारिकी जो लड़ाई है वो अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि मान लीजिए वो अपना नाम कटवा के चले जाए यहां से, कौन बचेगा सर्वे सर्वा? तो जो लोग 20% लोग जो गुट निरपेक्ष बन रहे थे, तो किसी ग्रुप में नहीं जा रहे, उनकी कोई बात का मतलब रह जाएगा, क्योंकि ग्रुप का काम ही खत्म हो गया। अब एक ही आका हो गया, कौन था वो? अमेरिका। सर्वे सर्वा उसने उसको दिखाया भी, उसने सीरिया में दिखाया इस बात को, उसने अफगानिस्तान में दिखाया और इराक में दिखाया कि एक तरफा बॉस कौन है? मैं हूं। और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सजा देने का अधिकार किसको है? भैया जो बलशाली होता है उसी को लगता है कि जो कमजोर है अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम मार सकते हैं। जो खुद को कमजोर समझे या उसको कोई टक्कर देने वाला तो मारने जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो 1991 में जब रूस के अंदर, सोवियत रूस के अंदर कुछ आंतरिक बातों को लेकर विद्रोह हुआ और रूस 15 भागों में टूट गया, तो अमेरिका सर्वेसर्वा बचा और गुट निरपेक्षता भी एक आदर्श संस्था बन के रह गया। हालांकि गुट निरपेक्ष जो संघ था वो आज भी है, गुट निरपेक्ष संघ में सम्मिलित देश तो आज भी है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता की बात है। इसको लेकर के कुछ लोग ये बात कहते हैं, खास करके नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में ये बात कही जाती थी जब लोग सम्मेलनों में जाते थे कि हो सकता है कि 20 साल 50 साल 100 साल बाद फिर ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए दुनिया में कि फिर दुनिया जो है 2-3-4 भागों में बंट जाए या तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन जाए, तो शायद जो है कि गुट निरपेक्षता जो है उस समय काम आवे। समझ रहे हो ना? इसीलिए इसको बना के रखने की जरूरत है। नरसिम्हा राव की सरकार में यह भी कहा गया कि गुट निरपेक्षता जो है उस पर खर्च क्या होना है, वो जो भी काम कर रहा है वो भलाई के लिए कर रहा है, उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट होना नहीं है, सिर्फ वैचारिक स्तर पर एक संगठन है, इसलिए उसको बरकरार रखना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है जिसको आज हम देखना चाहते थे वो था समकालीन विश्व में भारत की भूमिका। और जो समकालीन विश्व का कॉन्सेप्ट है वो सन 2000 तक है। आपके सिलेबस में कब तक है? 2000 तक है। तो इस सिलेबस के अनुसार ये आपको जानना चाहिए कि भाई समकालीन जो विश्व है, यानी उस दौरान का जो विश्व है, उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत कहां पे खड़ा है। भारत जो है 1991 तक, भारत में 1991 में एक आर्थिक समस्या आई जिसको आप जानते ही हैं, जिसको चंद्रशेखर आजाद ने कुछ सोना गिरवी रख करके और विदेशी मुद्रा भंडार लेकर के आए, और फिर जब नई सरकार आई नरसिम्हा राव की, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने उस समस्या को दूर, इसकी मैं पढ़ाऊंगा इसलिए मैं इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड इंटरव्यू पूरा बाकी है, होली के बाद उसको पढ़ाना है। तो कैसे मनमोहन सिंह ने उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो लेकर के आए और उसके बाद जो है कि उन्होंने उस आर्थिक जो है समस्या को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत ने जो है जो एक सार्वजनिक क्षेत्र, में बहुत सारी चीजों को रख रखा था। आप देखे होंगे भारत 190 साल तक एक व्यापारिक कंपनी का गुलाम रहा। शुरुआत में रहा, फिर बाद में उसके मात्र देश के ने जो है कि प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल ली। यानी भारत की गुलामी की शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी से हुई। समझ रहे हैं ना? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ वो इस बात से डर रहा था कि वो अपने कितने क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में दे। तो भारत ने इस डर को कम करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र किसमें रखे? सार्वजनिक क्षेत्र अपने कंट्रोल में रखे, और कम से कम क्षेत्रों को निजी, कम से कम जो है कि क्षेत्रों को निजी जो है कि क्षेत्र में रखा। बात समझ रहे हैं ना? जिसके कारण क्या हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं आ पा रहा था। कुछ खास क्षेत्र सिर्फ थे प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली, जैसे आपने ये सारे संचार देखा, सीमेंट तक सार्वजनिक क्षेत्र में था।
1991 से पहले सीमेंट से अगर घर बनवाना है तो कोटा पे मिलता था, जैसे वो खाद नहीं मिलती है खाद, वैसे वहां से ले आइए घर बनवाइए। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र में इतना कंट्रोल था कि निजी गाड़ियां नहीं ज्यादा बनती थी। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, सामान ही नहीं बन रहा था भारत। आप ये बात सोचिए, जब 2000 के आसपास, सन 2002 के आसपास जब भारत में मोबाइल आना शुरू हुआ, तो क्या उससे पहले लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते थे? अगर 2000 में खरीदने लगे, बनता ही नहीं था भारत में, मोबाइल बनता ही नहीं था भारत में। ऐसा नहीं था कि लोग खरीद नहीं सकते थे, परचेजिंग पावर थी, लेकिन वो चीज थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक क्षेत्र में था, और सार्वजनिक क्षेत्र में जब वो चीजें थी तो उस पर सरकार का अधिक से अधिक नियंत्रण था, समझ रहे हैं ना। और जब निजी क्षेत्र में गई, सब व्यक्ति के हाथ में हो गया, लोगों के पास पैसा तो लोगों ने खरीदा। तो ये जो भारत है वो 1991 के बाद अब अपने अधिकतम क्षेत्रों को जब निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया उसने, तो विदेशी पूंजी आकर के उसमें लगी, समझ रहे हैं ना। और विकास बहुत तेजी से हुआ। आप अगर, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस क्लास में जिनका जन्म जो है कि वो 2000 के आसपास हुआ होगा या 2000 के बाद हुआ होगा, यही है ना। आप अगर बात करिए घर में बात करिए, 2000 से पहले, मैं उस दौर में रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं। 2000 से पहले मैं नवोदय विद्यालय मऊ में पढ़ता था, और हम चूंकि नवोदय विद्यालय की खासियत ये होती है कि वो हमेशा ग्रामीण परिवेश में होता है और शहर से दूर होता है, एकदम वीरान जगह होता है। हम लोग को फोन करने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। मतलब हमको अपने घर अगर फोन करना है तो कितने किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था? 3 किलोमीटर। हम पैदल जाते थे 3 किलोमीटर, और वहां भी हम जाएंगे, हमारा अगर भाग्य अच्छा हुआ तो बात हो जाएगी, नहीं तो लाइन डेड, मौसम खराब लाइन खराब, समझ रहे हैं ना। अब मैं उसी नवोदय विद्यालय में, मैं ये 1997 की से 2003 की बात के बीच की बात कह रहा हूँ। मैं उसी नवोदय में जब गया आज से 2 साल पहले, हर बच्चा मोबाइल रखा है, जितने सीनियर हैं। जूनियर तो भाई डर के नहीं रखते, 9th क्लास 8th क्लास 9th क्लास से ऊपर वाले जितने बच्चे हैं मोस्टली सब मोबाइल रखते हैं। अब वो समस्या ही नहीं थी, मतलब जिसको हम समस्या समझ रहे थे, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी जब लागू हुई 1991 के बाद, वो जब सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में गया तो वो सारे सबके लिए सुलभ हो गया। टेलीफोन स्टेटस सिंबल हुआ करता था सन 2000 तक। टेलीफोन जिसके घर में हो उसको तुम्हारा था कि बड़ा आदमी है। कुछ लोग तो जानबूझ करके मतलब दिखाने के लिए फोन रखते थे, उसको पूरा ढाक वाक करके, और वो, समझ रहे हैं ना। टीवी स्टेटस सिंबल हुआ करता था गांव में। महाभारत रामायण और कृष्णा देखने के लिए लोग इज्जत देते थे, जिसके घर में कृष्णा 9 बजे चलता था। उस दौर में आप पता रहे कि नहीं रहे। कृष्णा जो है 9 बजे, चंद्रकांता 9 बजे संडे को पूरा गांव एक जगह जुट के देखता था, महाभारत या रामायण। जिसके घर में टीवी, तो स्टेटस सिंबल था कि भाई इनके घर में टीवी है। आज टीवी कोई स्टेटस सिंबल है? मैं उस दौर से गुजरा हूं जिस दौर में वीसीआर, और वीसीआर देखने के लिए, वीसीआर जानते हैं, एक सीडी टाइप का डिवाइस है, जिसको देखने के लिए हम लोग 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे कि वीसीआर देखने जा रहे हैं या पर्दा पे फिल्म देखने जा रहे हैं। आज कोई इस तरह की बात है? क्योंकि उस समय सुलभ ही नहीं था। उस समय या तो आप फिल्म हॉल में जाके देखिए 30 रुपया 20 रुपया दे करके, उसमें 30 रुपये बहुत वैल्यू थी उस समय। जो है कि भाड़ा जो था 2004 में जब यहाँ पे आया था, तो उस समय लंका से यहाँ का भाड़ा 4 रुपया था, कैंट से लंका का भाड़ा। उस समय 20 रुपया में फिल्म का लगता था, तो हम लोग विद्यार्थी थे, कहाँ से देख पाते। वीसीआर कितनी वैल्यू थी 2004 के बाद हम देखते हैं, घर घर सीडी डीवीडी हो गया, किसी को जरूरत नहीं। अब तो वो भी खत्म हो गया, सब कुछ मोबाइल में। मैं बता रहा हूं कि 1991 पर क्या बदला और भारत विश्व में कैसे उभरा बहुत तेजी से। और इसका कारण सबसे बड़ा यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र में उसने बहुत सारी चीजों को रखा हुआ था, प्राइवेट के लिए नहीं खोल कर रखे थे। और डर भी जायज था कि भाई कोई फिर विदेशी कंपनी आकर के और इस तरह का काम न कर दे, ठीक। और अगर किन्हीं क्षेत्रों को खोला भी गया था तो उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे, भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जब ये प्रतिबंध कम हुए तो सारी चीजों जो है कि उपलब्ध हो गई। यह बाइक और 4 व्हीलर जो था, ये भी बहुत स्टेटस सिंबल हुआ करता था। 4 व्हीलर में एक तो अम्बेसडर था, एक तो मारुति। सिर्फ ये दो के अलावा सन 2000 के पहले कुछ गाड़ी नहीं सुनेंगे। एक तो मारुति, एक तो अम्बेसडर, और बाइक में राजदूत। तो खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना। अब आप नाम याद नहीं रख सकते, इतनी सब चीजें हो गई है। ये 1991 की जो आर्थिक नीति है उसने भारत को विश्व में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि विदेशी पूंजी आई और भारत में लगी, और उससे जो है कि भारत का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, भारत जो है परमाणु संपन्न जो है कि राष्ट्र,
जिसको कि ज्यादा प्रचारित किया गया 1999 में अटल जी की सरकार में। उन्होंने दिखा करके परमाणु परीक्षण किया कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है। जैसे मान लीजिए इसको जरा उदाहरण समझने का प्रयास करिए। कितना टाइम हो गया है बोलते हुए? 24 मिनट हो गया, 10 मिनट। ठीक, जैसे मान लीजिए इनके पास बंदूक है, मान लीजिए इनके पास बंदूक है, और बीच में मत बोला करिए, ओवर स्मार्ट मत बनिए। इनके पास मान लीजिए बंदूक है, तो भाई सबको डरा के रखेंगे ना, लेकिन सिर्फ ये बंदूक रखे चलाए नहीं, इनके मन में डर होगा ना कि भाई इनके पास बंदूक है। भारत ने कहा कि हम बंदूक चलाने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम रखे हुए हैं, भाई सामने वाला भी तो रखा है, तो कम से कम उस इस डर से हमारे ऊपर चलाएगा नहीं ना कि इसके पास बंदूक है, हम मारेंगे तो ये मार देगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की वैचारिकी में परिवर्तन हुआ, और भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा। भैया ये ये जो है कि 20वीं सदी का अंतिम दशक ही इस बात को तय करता है कि भारत किस तरह की शक्ति है। भारत जो है, जो 3 शक्तियां 1990 के बाद में इमर्ज हुई विश्व में, उसमें एक भारत भी था। भारत था, चीन था, और एक और नया राष्ट्र जो 1945 के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम में चला गया था, वो फिर इमर्ज होकर आ रहा था, वो जापान था। ठीक, और ये तीनों एशिया के देश थे जो 20वीं सदी के अंतिम दशक में एक शक्ति के रूप में फिर से उभर रहे थे। ठीक, यही मेरा कहना था, और गुरुजी से हम चाहेंगे कि वो मार्गदर्शन करें। शुरू करिए भाई। क्या नाम है उनका? प्रभाकर जी, वो ऑन कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी, आपने बच्चों को बहुत अच्छा बताया कैसे जो है एक परिवर्तन जैसा वातावरण हुआ, और खास तौर से 91 के बाद से, और विभिन्न प्रकार के लोगों के जो कंजम्पशन वगैरह थे उन सब में कैसे परिवर्तन हुआ, इन सब के बारे में आपने बताया। विदेश नीति के बारे में चर्चा करते समय हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता की चर्चा किया, और फिर गुटनिरपेक्षता में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के बारे में बताया कि कैसे भारत की जो सभ्यता रही है वो विश्व में शांति की सभ्यता रही है, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जो हमारा एक स्टैंड था, एक खास ढंग से, एक सभ्य ढंग से, अहिंसा के ढंग से, सत्याग्रह के ढंग से हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष को एकजुट करके और अंग्रेजों को ये बाध्य कर दिया कि नहीं अब आपको जाना है। वो एक जैसे कोई सभ्यता के संघर्ष हो। गांधी जी ने कहा कि क्या ये क्रिश्चियन जैसा है कि आप किसी देश को गुलाम बना के रखे हुए हैं? तो अगर अंग्रेज क्रिश्चियन जैसा कि थे ही, तो उनकी भी चेतना में ये बात कि भाई नहीं, ये तो ठीक ही कह रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो विदेश नीति थी भारतवर्ष की, वो हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जो विकसित और प्रवर्धित हुई। जो जिसे नॉन अलाइंड कह लीजिए, नॉन अलाइंड जैसा मैंने कल के क्लास में कहा कि बाद का शब्द है, एक ऐसी नीति अपनाया गया जिसको कहा गया, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, हर मसले पर स्वतंत्र ढंग से निर्णय लेंगे। पहले से ही हमारे निर्णय तय नहीं है। अगर हम किसी गुट के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे निर्णय गुट के साथ बंधे होंगे। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके गुण दोष के आधार पर निर्णय लेंगे। यह गुट निरपेक्षता थी। गुट निरपेक्षता माने न्यूट्रलिटी नहीं थी। हम न्यूट्रल नहीं थे, हम बहुत एक्टिव थे, लगातार एक्टिव रहा। भारत की तमाम इंटरनेशनल, साउथ कोरिया या कोरिया के युद्ध से लेकर के और भी विभिन्न प्रकार की जो विश्व में स्थितियां बनती थी, उसमें भारत बहुत एक्टिव रहा। और एक्टिव रह करके भारत कुछ इस तरह से स्टैंड लिया, जैसा मैंने कल क्लास में बताया भी था कि किस तरह से भारत की विदेश नीति दो प्रतिद्वंदियों के बीच में कुछ इस तरह से अपने आप को रखने की थी कि दोनों को ये न लगे कि हम किसी के साथ झुक गए हैं। सोवियत यूनियन और अमेरिका जो आपस में बहुत बड़े कंपटीशन में थे, और इसका लाभ भी भारत को मिला कि समय समय पर सोवियत यूनियन भी मदद किया। बहुत से भारत में जितने, जैसे भिलाई वगैरह का जो प्लांट आया स्टील का, वो सोवियत संघ के माध्यम से आया। और भी बहुत से गतिविधियां किया
जैसे अनाज वगैरह की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले सोवियत संघ ने ही भारत को अनाज दिया 51-52 के समय में, और बाद में फिर अमेरिका भी दिया PL480 के तहत। तो इसका बड़ा लाभ मिला। और फिर हमने बताया कि कैसे जॉन फिट्जराल्ड कैनेडी ने भारत की मदद करने के लिए उस समय जब 62 में स्थिति खराब हुई तो उसमें जवाहरलाल के पत्र को सम्मान देते हुए वहां से सेनाएं चली, और 7th फ्लीट वगैरह के बारे में मैंने चर्चा किया। फिर इंदिरा गांधी की चर्चा किया कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने एक खास जवाहरलाल के समय के अनुभव को ध्यान में रख करके गुट में तो नहीं शामिल हुई, लेकिन एक सैनिक संधि जरूर किया। यद्यप गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसमें यह था कि हम किसी सैनिक संधि में नहीं आएंगे, फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने को कहा कि नहीं, हम गुट निरपेक्ष हैं, लेकिन एक सैनिक संधि से आबद्ध किया। सोवियत संघ के साथ एक 25 वर्ष की सैनिक संधि किया, और उसमें बांग्लादेश भी ज्वाइन किया, जिसकी एक धारा ये थी कि अगर हमारे या इनके पर कोई भी देश आक्रमण करेगा तो हम दोनों लोग मिल करके अपने आक्रमण का बदला लेने की कोशिश करेंगे। सोवियत संघ और भारत की संधि में ये बात इन्वॉल्व थी, और बांग्लादेश भी उसमें ज्वाइन किया, जिससे अमेरिका को बहुत नाराजगी हुई। और जैसा बहुत से लेखकों ने कहा कि अमेरिका ने, जैसा कि अमेरिका की भूमिका रहती रही, CIA की भूमिका लगातार रही है कि जो भी देश अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं या उसकी लाइन पर नहीं है या ऐसा राष्ट्राध्यक्ष उनके यहाँ आ गया तो उसको वो मरवा देते रहे हैं। ये एकदम बहुत ही विदित इतिहास है अमेरिका के CIA का। और वही KGB के साथ भी कर सकते हैं, जो सोवियत यूनियन की सीक्रेट संस्था थी। तो इस तरह से ये सब बातें कल हम लोगों ने चर्चा किया, और हमने ये बताया कि किस तरह से ये जो गुट निरपेक्षता है, ये 1991 के बाद एक गुट, जो सैनिक गुट कह सकते हैं, वार्सा पैक्ट कंट्री का जो एक गुट है जिसका नेता सोवियत संघ है, उसके अवसान के बाद गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या रह जाती है। तो गुट निरपेक्षता चूंकि शुरू से ही एक सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट था, एक सिविलाइजेशनल अवधारणा थी। आज भी गुट निरपेक्षता एक सिविलाइजेशनल अवधारणा है। सिविलाइजेशन में एक सभ्य व्यक्ति की अवधारणा है कि हम युद्ध को एक तो खारिज करते हैं, सबके संप्रभुता का सम्मान करते हैं, सबके क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं, जैसा डॉक्टर सत्यपाल ने कल पंचशील के बारे में बहुत व्यापक ढंग से बताया था। ये जो संप्रभुता की रक्षा है, आपके देश की जो अखंडता की रक्षा है, आपके इंटरनल अफेयर्स में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सभी सिद्धांत, और हम जिसे कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की सबसे बड़ी नीति का आधार था, हम किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करते हैं और विरोध करते हैं उपनिवेशवाद। और चूंकि उपनिवेशवाद के सबसे बड़े पोषक और प्रवर्धक ये तमाम पश्चिम यूरोप के देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस मुख्य रूप से, और उसके पहले स्पेन और पुर्तगाल। और अमेरिका को इस तरह से तो नहीं कह सकते हैं कि वो कॉलोनियल कंट्री बना है, लेकिन फिलीपाइंस उसकी कॉलोनी थी जिसको उसने कुछ रुपए में खरीद लिया था। बाद में सभी कॉलोनी के डेवलपमेंट को आप देखेंगे तो अमेरिका के अंतर्गत फिलीपाइंस का जो डेवलपमेंट होता है और बाकी ब्रिटेन वगैरह के, तो आप पाएंगे फिलीपाइंस में अमेरिका ने बड़े अच्छे डेवलपमेंट किए। बाद में स्वतः अमेरिका फिलीपाइंस को स्वतंत्र करके छोड़ के चला गया, लेकिन इस बात को भी देखता रहा अमेरिका 1945 के बाद कि इन सभी इलाकों में अगर कम्युनिज्म आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। ये कोल्ड वार के समय की बात। 91 के कोल्ड वार के अवसान तो कह सकते हैं, लेकिन विश्व के गुटीयता जो थी, गुटबंदी थी या गुट था, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी नाटो बना हुआ है। अभी सीटो सेंटो और उधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह को मिलाकर अमेरिका ने जो अंजुस या जो भी एक संधि बनाया है, सैनिक संधि का वातावरण पूरे विश्व में बना रहा लगातार, और एक जिसे कहते युद्ध का वातावरण बना रहा। उस युद्ध के वातावरण में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए जो उसके डोमेस्टिक पॉलिसी को, उसके राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख सके, इस सब के संदर्भ में बात करते समय हम लोग 91 तक की चर्चा किए थे कि किस तरह से एक विशेष किस्म के गुट निरपेक्षता के रेलेवेंस को, प्रासंगिकता को भारत लगातार लेकर के चला। जैसा कल के क्लास में मैंने भी कहा कि लास्ट में 2019 में गुट निरपेक्ष देशों की बैठक हुई जो कि अजरबैजान में हुई थी,
और बाकू उनकी जो राजधानी वहां पर हुई थी, इसमें राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री दोनों रिप्रेजेंट किए थे। तो अब मुख्य रूप से आपके जानने के लिए कि 1991 के बाद भारत की विदेश नीति क्या थी, इस संदर्भ में जो विदेश नीति को टेक्निकली पढ़ने वाले लोग हैं वो ये बात बताते हैं कि एक गुजराल डॉक्ट्रिन की चर्चा करते हैं। गुजराल जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 12वें प्रधानमंत्री हुए, जो अप्रैल 1997 से लेकर मई 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके पहले वो HD देवगौड़ा जो प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव के बाद आए थे, उनके वो विदेश मंत्री थे। तो अगर आप 1991 से और 2000 के बीच के भारत के विदेश नीति के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे तो IK गुजराल की गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि क्या गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थी। ये गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में कहा गया कि ये एक 5 सूत्रीय डॉक्ट्रिन थी, 5 सूत्रीय थी, जिसका मेन मोटा मोटा अगर आप नेट पर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप लोग उससे भी देखिएगा कि गुजराल ने कहा कि हमको सबसे अधिक ध्यान देना है अपने पड़ोसियों पर ध्यान देना है, और पड़ोसियों पर ध्यान देने में हमें यह भी करना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि रिसिप्रोसिटी या रिसिप्रोकल, अंग्रेजी में एक शब्द रिसिप्रोकल, माने अगर हम आपको 2 आम दिए तो आप भी हमें 2 आम दीजिए। कहा कि रिसिप्रोकल आधार पर नहीं हम करेंगे। गुजराल ने कहा कि ये ऐसा होगा कि हम जो आपका नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, उसमें उन्होंने इनका पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, यद्यपि पाकिस्तान के साथ भी उन लोगों ने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश किया। जो गुजराल डॉक्ट्रिन की बात थी कि अपने नेबरहुड को हमको अपने साथ बहुत अच्छे से रखना है और उसमें नेबरहुड को आगे बढ़ करके मदद करना है। ये नहीं सोचना है कि नेबरहुड मुझे क्या मदद कर रहा है। अब कोई बात ये उठाएगा कि गुजराल डॉक्ट्रिन आई क्यों, कौन से इंटरनेशनल कंपल्सन थे जिसमें भारत की विदेश नीति में वहां के प्राइम मिनिस्टर को, उसके पहले जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उनको इस बात का कहना पड़ा। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को जो है देखने की जरूरत है। जो 1 बेल्ट 1 रोड की पॉलिसी चाइना ने शुरू की, 1 बेल्ट 1 रोड, 1 बेल्ट माने एक ही में सबको बांध करके और सबके साथ एक सड़क बनाई जाए, जैसे बीजिंग से रोम तक की सड़क बनाई जाए, जैसे तमाम ऐसे रास्ते बनाए जाएं जो पाकिस्तान होते हुए ईरान तक के समुद्र के किनारे तक चले जाएं। और जो बीजिंग का या चीन का जो एक व्यापारिक हित से एक बड़े ही भारत से एक बहुत पावरफुल वो एक तरह से आर्थिक रूप से था, तो कैसे भारत के अगल बगल के जितने भी देश थे, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान तो पहले से ही, श्रीलंका हो, मालदीव हो, या इधर बगल में ईरान वगैरह हो, सबको कैसे पैसा दे करके, या अफगानिस्तान हो, भारत को जैसे लोगों ने फील किया जैसे भारत को कोई घेर दे। चाइना में एक गेम होता है, जैसे हमारे यहाँ शतरंज होता है, वैसे उनके यहाँ एक खेल होता है। उस खेल में दुश्मन को हराने का तरीका ये होता है कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर दो। तो चाइना ने देखा, भारत के भी जो विदेश नीति के करने वाले हैं उन्होंने देखा कि हर जगह चाइना अपने पैसे के बल पर बड़ी मजबूती के साथ घुसता चला जा रहा है। म्यांमार का भी नाम मुझे लेना चाहिए संदर्भ में। भारत ने इसको काउंटर करने के लिए एक डॉक्ट्रिन को इमर्ज कराया, और वो डॉक्ट्रिन के आधार पर या सिद्धांत के आधार पर, गुजराल डॉक्ट्रिन के आधार पर पूरे इन सभी इलाकों में भारत ने भी अपने पैसे देने शुरू किए। चाइना को बहुत मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत पैसे दिए। अगर आज की सिचुएशन में इन सभी देशों में चाइना और इंडिया दोनों के कितने पैसे लगे हुए हैं, कौन कितना प्रश्रय दे रहा है, तो आप देखेंगे कि चाइना पैसे के बल पर पाकिस्तान को तो पूरा अपने साथ किया हुआ है, तो साथ में और भी जो देश हैं उनको भी अपने पक्ष में किया है। यद्यपि भारत ने बहुत मजबूती के साथ, खासतौर से 2014 के बाद जब से ये अपना नया प्रधानमंत्री आया हुआ है, एक बहुत गंभीर ढंग से इस पर प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हमको अपने नेबरहुड को मजबूत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी दौर में एक तो आप लोगों को
जब भी विदेश नीति के बारे में 91 के बारे में चर्चा करेंगे, 91 के आगे या इंदिरा और राजीव के बाद का जो भारत की विदेश नीति है, तो उसमें जैसा डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि कैसे एक नया आर्थिक वातावरण पैदा होता है, एक वैश्वीकरण का नया वातावरण पैदा होता है। उस वैश्वीकरण के वातावरण में चीन का इमरजेंस और चीन का वर्ल्ड को डोमिनेट करने का जो स्टाइल है, उसमें चीनी पूंजीवाद का आगे बढ़ना और उसमें भारत को बड़े नेचुरल वे में एक, जैसे कहे कि कोई शंकित हो जाए या कोई अपने आप में भयाक्रांत भी हो। भारत में एक प्रकार से अंदरूनी देखेंगे तो एक डर का भी वातावरण पॉलिसी मेकर्स के सामने रहता है कि चाइना कब जो है आकर हमारे इलाके में घुस जाए और कहे कि सब ये सब इलाका हमारा है। ये तो थैंक्स कहिए आप इंदिरा गांधी को और इवन अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम को, अपने वैज्ञानिकों को और जो अपने DRDO के वैज्ञानिक जो हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम वगैरह को, कि किस तरह से एक न्यूक्लियर वेपन से युक्त आज देश है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि कोई बात नहीं, हमारे बॉर्डर पर एक सीमा से अधिक अगर चाइना बदमाशी करेगा तो चाइना को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भारत जो है वो न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकता है। यद्यपि भारत के साथ ही साथ पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है इस समय। तो ये एक सिनेरियो फॉरेन पॉलिसी में ये रहा और भारत के ऊपर बड़ा अधिक दबाव पड़ा, अमेरिका का भी बहुत दबाव पड़ा और भी विश्व के जितने भी न्यूक्लियर क्लब के लोग हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनका दबाव भारत के ऊपर पड़ा। उसको कहते हैं CTBT कहते हैं, कंबाइंड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसमें कहा गया कि भारत आप CTBT पर साइन कर लो। भारत उन कुछ देशों में है जिन्होंने CTBT पर साइन नहीं किया और एटॉमिक एनर्जी, जो एक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करके या कमीशन करके 1956-57 की संस्था है वर्ल्ड की, जिसमें जवाहरलाल वगैरह ने भी उस समय कहा था कि एटॉमिक एनर्जी को डेवलप किया जाए तो वो उसको पीसफुल पर्पस के लिए किया जाए। लेकिन जवाहर के समय से ये स्टैंड रहा कि आप मुझे ये मत साइन करवा करके फोर्स कर लीजिए कि अब हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते हैं। भारत ने शुरू से ही, जवाहरलाल के समय से ही एक एटॉमिक एनर्जी के संदर्भ में जो एटॉमिक एनर्जी के जो क्लब हैं, जो न्यूक्लियर क्लब के देश हैं, उन लोगों ने पूरे विश्व के सभी देशों को कहा कि अगर आप हमसे कुछ सहायता चाहते हैं, उन्नत चाहते हैं, तो आप एक प्रकार का सिग्नेचर करिए कि आप अपने यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं डेवलप करेंगे। और उस सिग्नेचर को इनकार करने वाले जो देश हैं उसमें इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, भारत और नॉर्थ कोरिया, इतने देश हैं जिन्होंने उस सिग्नेचर पर, जो न्यूक्लियर क्लब के लोगों ने कहा कि आप लोग साइन करिए, और जब वो साइन कर देंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आपके देश के जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, आपके यहाँ पता है कलपक्कम और कहाँ कहाँ पर आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है जिसमें बिजली पैदा की जाती है, जिसमें यूरेनियम वगैरह यूज होता है, उन सबको एक इंटरनेशनल इंस्पेक्शन होगा जो जिनेवा में उनकी संस्था होगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, या एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टरान आएंगे। वो आपका लगातार 24 घंटे जांच करेंगे कि आपका जो यूरेनियम वगैरह का जो प्रोसेसिंग हो रहा है, कहीं वो एटॉमिक बम तो नहीं बनाने जा रहे हैं। तो भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो 90 के दशक में बहुत बड़ा दबाव भारत के ऊपर ये भी पड़ा कि आप CTBT पर साइन करिए, जिसको कि इंद्र कुमार गुजराल ने भी मना किया। और फिर इसी समय पाकिस्तान ने बहुत अधिक इस बात को उठाया कि भारत में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इस संदर्भ में 1994 की बात को थोड़ा याद रखना चाहिए कि मानवाधिकार के हनन को लेकर के जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के अधीन, उसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने अपने सरकार के को रिप्रेजेंट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, जो अपोजिशन के नेता थे, जो भारत के कभी विदेश मंत्री रहे। ये भी इस पीरियड की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ की विदेश नीति की, कि कैसे नेशन के इस कंसेंसस पर, एक नेशन का जो एक जिस पर कहते हैं कि जिस पर सहमति होती है कि नहीं ये हमारी विदेश नीति इस तरह से होनी चाहिए, उस पर अपोजिशन को भी एक साथ लेकर के खड़ा किया गया। अर्थात भारत की विदेश नीति जो खासतौर से 77 में KGB और CIA के इन्फ्लुएंस में, जो मैंने कल की क्लास में बताया कि जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट शब्द का प्रयोग किया। जैसा मैंने पहले कहा कि वो फॉस्टर डेलेस आया था हिंदुस्तान में, तो उसने भारत के लोगों से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में
1955 में कहा, 3-4 दिन तक रहा भारत में, 3 या 4 दिन रहा, जो फॉरेन सेक्रेटरी था या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं अमेरिका का। तो उसने जो है वो कहा कि आप लोग अगर न्यूट्रल हैं, न्यूट्रलिटी इज क्राइम। जब विश्व में हम लोग अपने जीवन के का संघर्ष कर रहे हैं, जीवन मरण का, उसमें आप न्यूट्रल क्या हैं, आप हमारे साथ आइए, ये सब बातें। और उसी इन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से भारत ने अपना एक स्टैंड लिया कि नहीं, हम किसी के साथ बंध के नहीं रहेंगे, लेकिन हर मामले में अपना स्वतंत्र निर्णय लेंगे। तो ये सब पूरा परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखते हुए जब हम 91 के बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि एक खास ढंग से, जैसा कि मैंने पहले के क्लास में कहा, कि हमारे देश के जो एक सोवियत संघ के साथ जो झुकाव था, उस झुकाव के चलते कैसे अमेरिका ने विशेष रूप से हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में एक हस्तक्षेप किया और पैसा दिया, जैसा कि अमेरिका और CIA का लगातार रोल रहा है कि जिन भी देशों को वो लोग पसंद नहीं करते हैं, किसी मामले में उनकी दुश्मनी है, तो वहां पर वो लोग अपने आर्म भेज देते हैं, पैसे बहुत पंप करते हैं। और चूंकि पाकिस्तान जो है वो उनका ये आर्मी गुट का सदस्य था, भारत तो गुट निरपेक्ष था, लेकिन पाकिस्तान सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था, जो एक मिलिट्री गुट है, आज भी सदस्य है उसका। मतलब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसकी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन पाकिस्तान की मदद क्या करेगा? जब सन 71 का युद्ध हो रहा था तो जरूर धमकी तो जरूर दिया अमेरिका ने। धमकी क्या दिया? उसने 7वां बेड़ा लेकर के भारत की तरफ बढ़ भी गया कि भाई पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज हुआ है। लेकिन उसी दौर में जो है, तब तक वो जो 3 दिसंबर 1971 से लेकर के और 17 दिसंबर 1971 तक का जो बांग्लादेश का युद्ध था, तब तक बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश आजाद होकर के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो ये जो खास तौर से जैसा मैंने कहा कि किस तरह से 91 के बाद या 91 के पहले भी, सन 80 से 91 के बीच में आप देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका का प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, जो कि वहां का रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था, जो 80 से 84 से 88 तक वहां का प्रेसिडेंट रहा, उसने किस तरह से उसके समय में रिपब्लिकन लोग अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप देखेंगे, जैसे इस समय रिपब्लिकन वहां का जो उनका नहीं सॉरी डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर है, रिपब्लिकन इसके पहले का था। तो किस तरह से रिपब्लिकन लोगों की फॉरेन पॉलिसी में एक खास किस्म के बड़ी टफ फॉरेन पॉलिसी वो लोग चलाते हैं, युद्ध की नीति चलाना। जैसे बुश के समय में, बुश जो था वो रिपब्लिकन था, जो खाड़ी युद्ध होता है, दोनों खाड़ी युद्ध के समय में। और उसके बाद जो बिल क्लिंटन आता है, जो डेमोक्रेट रहता है। या आप देखेंगे कि जो ओसामा बिन जो अभी जिसमें ओसामा बिन लादेन जिसके समय में मारा गया, जो वहां का प्रेसिडेंट रहा, वो किस तरह से वो डेमोक्रेट था, लेकिन फिर भी उनकी फॉरेन पॉलिसी भी अपने ढंग से कंसेंसस पर रहती है। अमेरिका में भले ही डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, उनकी कुछ बातों को लेकर के उनकी कंसेंसस रहता है, कंसेंसस मैंने सहमति रहती है। तो इस पूरे संदर्भ में भारत को जिस तरह से डिस्टेबलाइज किया जा रहा था पाकिस्तान के माध्यम से, और 91 के बाद भी भारत को परेशान करने की कोशिश, जब सोवियत यूनियन हट गया और अमेरिका को यह नहीं लगा कि भारत अब सोवियत संघ के साथ होकर के एक जो इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, कि जो सत्ता का संतुलन की जो अवधारणा है, उस सत्ता के संतुलन की अवधारणा में भारत उनके पक्ष में है सोवियत यूनियन के, क्योंकि सोवियत यूनियन का अस्तित्व नहीं था। तो उस भय के न रहने के परिप्रेक्ष्य में भी, चूंकि एक खास किस्म का इंटरनेशनल, जिसे कहिए कि इस्लामिक टेररिज्म का इमरजेंस हुआ था, 91 को विश्व के एक विभाजक रेखा के रूप में आप देख सकते हैं। 1991 विश्व के इतिहास की एक विभाजक रेखा, भारत के इतिहास की भी एक विभाजक रेखा के रूप में आप देख सकते हैं। एक नए युग का आगमन, आर्थिक संदर्भ में मनमोहन इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल इकोनॉमिक्स बनाम मनमोहन इकोनॉमिक्स। उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से सोवियत यूनियन का अवसान और पूरा वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पोल अमेरिका रह जाता है।
या कई लोग यूनिपोलर वर्ल्ड को कहते हैं कि एक पोल, यूनाइटेड नेशंस को ही कई लोग कहते हैं कि वो अपने आप में दोनों पोल खत्म हो गए। ऐसा खत्म तो नहीं हुआ, अमेरिका तो बना ही रहा। और बहुत बारीकी से अगर आप, अब इधर भी बहुत से अध्ययन हो रहे हैं, सोवियत संघ के जो 15 टुकड़े हुए उनका बहुत अच्छे से अगर कोई अध्ययन करे, जो कि अब किया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि वहां पर भी खासतौर से रशियन फेडरेशन, जिसका प्रेसिडेंट पुतिन है, उनके यहाँ लगातार एक कैपिटलिज्म के रास्ते वो लोग बहुत तेजी के साथ आगे विकसित हुए। और उन लोगों ने भी अपना एक असर्शन, एक अपना स्टैंड, ये सब कायम किया। यद्यपि 91 से लेकर के आगे का इतिहास आप देखेंगे तो जितने भी सोवियत संघ के जो टूटे हुए राज्य थे, जो रिपब्लिक्स थे, वो धीरे धीरे करके नाटो देशों के सदस्य बनते चले गए, नाटो के सदस्य बने, वार्सा पैक्ट के बहुत से देश नाटो के सदस्य बने। जो आज की जो समस्या यूक्रेन की समस्या है, उसके बैकग्राउंड में इन सभी देशों का नाटो देशों को ज्वाइन करते जाना, खासतौर से रशिया के लिए यह बात, रशिया का जो अपना कैलकुलेशन है नेशनल इंटरेस्ट का, उसके खिलाफ था। तो भारत में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाए, जिस फॉरेन पॉलिसी में अब अमेरिका उस तरह से भारत को शंका की दृष्टि से नहीं देख रहा था 91 के बाद से, जैसा कि वो पहले देख करके, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा का पूरा खालिस्तान आंदोलन जो है अमेरिका के द्वारा फाइनेंस हुआ था इंडिया में, जिससे कि इंदिरा गांधी की जान चली गई। अब इस तरह से 91 के बाद अमेरिका को ये नहीं कहा जा सकता है कि कश्मीर के प्रॉब्लम के लिए वो जिम्मेदार था। अब कह सकते हैं कि कश्मीर के प्रॉब्लम के लिए सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार था तो पाकिस्तान, और खास तौर से आईएसआईएस जिसे कहते हैं, एक इस्लामिक जो टेररिज्म है, वो जिम्मेदार था। इस इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भारत की विदेश नीति में बहुत जबरदस्त ढंग से जो भी विदेश नीति के पालन करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर या पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन लोगों ने गैर पाकिस्तानी मुसलमान देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। ये भी जवाहरलाल के समय से भी था, लेकिन लगातार 91 के बाद भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया के देश हैं, उन सब के साथ सबसे अलग अलग ढंग से संबंध बनाने की कोशिश की गई और बनाए भी गए। और क्योंकि सभी जो एशिया के, पश्चिमी एशिया के जो मुसलमान देश थे, जो पहले खलीफा के अधीन थे, वो सब एक खास किस्म के नेशनलिज्म के आधार पर स्वतंत्र देश हुए और सबके साथ भारत ने अच्छे संबंध बनाए। और इतने अच्छे संबंध जब वो उनके बने तो ये नहीं मान के चला जाए, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि सब पाकिस्तान के पक्ष में ही खड़े होंगे, क्योंकि उसमें से बहुत से ऐसे देश थे जो आईएसआईएस के खिलाफ थे। जैसे खुद सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सभी देश ऐसे हैं जो आईएसआईएस के खिलाफ, आज भी आईएसआईएस की मेंटेलिटी के खिलाफ है। तो ये सब भी बातें खास तौर से ध्यान में देने की है। और इसी संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट और आता है, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट कहते हैं, और सीबीएम का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का कॉन्सेप्ट है। सीबीएम का कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे जो है ये दो देश आपस में कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, उसमें एक देश के लोग दूसरे देश के साथ यात्राएं करें। और जो एक इसी दौर में इस बात पर भी गुजरात डॉक्ट्रिन में भी कहा गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को बहुत अधिक बल प्रदान किया कि कैसे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में खास तौर से जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट और सीबीएम पॉलिटिक्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात आई, कि किस तरह से दोनों की कल्चर जो है एक है, पुराने समय से, लंबे समय से एक कल्चर रहे हैं। इसलिए कल्चरली, जैसे पाकिस्तान के बहुत से लोग जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए हैं, जब भारत में आते हैं तो यहाँ की जमीन पर गिर करके रोते हुए दिखते हैं, रोने लगते हैं। दिल्ली आए तो रोने लगे, जिन जिन इलाकों से गए वहां की जमीन को चूम करके रोने लगते हैं। तो वो एक जो भाव है पाकिस्तान के लोगों में या भारत के लोगों में भी जो एक भाव है कि हमारी तमाम दुर्गा जी के मंदिर, हमारे तमाम जो लवकुश के नाम पर या लक्ष्मण के नाम पर या राम के नाम पर या हमारे वैदिक संस्थान, वो सब उस इलाके में है जो पाकिस्तान है। तो इस तरह का जो एक कल्चरल, एक हेरिटेज का ये जो पूरा इलाका है, उसको रिवाइव करके और इसके आधार पर आपस में अच्छे संबंध बनाए जाए। नेपाल वगैरह के साथ भी इसी तरह से
कि किस तरह से पुराने हमारे संबंध रहे हैं और नेपाल में कुछ ऐसे ढंग से अच्छे संबंध बनाए जाएं कि बिजली वगैरह का अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है तो भारत ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा लगा के डेवलप करेंगे। कुछ इलाकों में बांग्लादेश को भी कि ये कुछ ऐसे द्वीप हैं जो कि अगर बांग्लादेश को हम दे भी देते हैं तो ये बड़ी बात होगी कि बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस हमारे साथ आएगा। तो इसी बीच में कुछ ऐसे द्वीप भी उनको देने की बात चलती है और उनको दिया भी जाता है। उनके यहाँ भी जो तमाम प्रोजेक्ट होते हैं उनको किए जाते हैं। और इस दौर में खासतौर से बांग्लादेश से जो माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं उन सबको भी लेकर के एक बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक लीनियंट पॉलिसी बनाई जाती है। लीनियंट, जैसे इधर बहुत अधिक इसकी चर्चा होती है कि बांग्लादेश से आए वो भारत में आते, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में इसलिए लोग आ जाते हैं क्योंकि भारत में बांग्लादेश की तुलना में एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था है और बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर बड़ा पोरस है। पोरस बॉर्डर उसको कहते हैं कि जब मन करा तब आप चले आइए, कोई चेकिंग है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, लेकिन तमाम घूस देकर, पैसे देकर के बहुत से लोग बांग्लादेश के आ जाते हैं। अभी बनारस में या दिल्ली में और तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि न केवल बांग्लादेश के लोग भारत में आ गए हैं बल्कि यहाँ के तमाम आधार कार्ड और ये सब वोटिंग राइट सब पा गए हैं, जिनको लेकर के आप सब लोग परिचित ही होंगे किस तरह से जो एक खास किस्म का नेशनल जो सिटीजन रजिस्टर को लेकर के जो कानून बनाए गए पार्लियामेंट में, और जो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी माइग्रेंट होंगे मुसलमानों को छोड़कर उन लोगों को भारत में नागरिकता दी जा सकती है। जो हाल में इसको लेकर क्या साइन बाग वगैरह के जो आंदोलन चले उन सबसे आप तो अगर अलर्ट विद्यार्थी होंगे तो उससे परिचित होंगे। तो बहरहाल मेरा ये कहना था कि किस तरह से 90 के दशक के बाद की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, वह चुनौती जो जवाहरलाल के समय में थी, वो चुनौती चाइना की तरफ की चुनौती बहुत बड़ी हमारे फॉरेन पॉलिसी को बनाती है डिसाइड करने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात डॉक्ट्रिन जो है वो अंदरूनी जब एनालिसिस करने से पता चलता है कि किस तरह से गुजरात डॉक्ट्रिन वह एक चाइना का रिस्पांस, वो चाइना का रिस्पांस, जैसा मैंने कहा, मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूं कि भारत ने स्टैंड लिया कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, इवन म्यांमार के साथ भी और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे देश हैं उसमें लुक ईस्ट की पॉलिसी आई कि पूरब की तरफ देखो। हमारे देश से जितने भी पूरब की तरफ देश हैं, इवन एशिया के तमाम देश हैं जो चाइना से किसी मामले में उनके संबंध दिक्कत के होंगे, परेशानी, जैसे वियतनाम वगैरह हुआ, चाइना से लगातार उनके संघर्ष हैं, वियतनाम से हमें अच्छे संबंध बनाना है। इस तरह की जो नीतियां जो अख्तियार की गई हैं उन सब के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि 91 के बाद से भारत की विदेश नीति एक बड़ी रियलिस्टिक, एक बड़ी ही जिसे कहा जाए कि यथार्थ को ध्यान में रख करके बनाने वाली विदेश नीति। और उस विदेश नीति में हमारा जो पारंपरिक दोस्त रहे हैं, जो बाद में हमारा रशियन फेडरेशन है, वो मेरा पारंपरिक दोस्त है। और हमने अमेरिका की तरफ भी कुछ इस तरह से मूव किए गए, लगातार मूव किए गए कि अमेरिका, हमारे यहाँ की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ तो अमेरिका था ही, जैसा कि मैंने बताया कि कैसे 77 के जयप्रकाश आंदोलन के समय में जो बातें हुई थी, उसी तरह से 91 के बाद से भारत अमेरिका की तरफ बहुत टिल्ट करता है, जिसका प्रमाण आपको दिखाई भी देता है कि किस तरह से अमेरिका ने भी भारत के साथ 2000 के बाद का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से अमेरिका ने भारत को विशेष दर्जा दिया। और इसी दौर में अमेरिका ने खासतौर से आप देखेंगे कि जिमी कार्टर, बस लास्ट बात कह रहा हूं, जिमी कार्टर जब वहां का प्रेसिडेंट था, जिसे कहते हैं 1980 तक रहा, 1976 से 1980 तक का प्राइम मिनिस्टर था वो, प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत विजिट करता है, जिमी कार्टर डेमोक्रेट होता है। वो किस तरह से भारत को कहता है कि हम आपको जो हाइड्रोजन वगैरह, जो हाइड्रोजन के कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो यूज होते हैं न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में, उनको देने की बातचीत करता है। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेकर के 2000 के बीच के फॉरेन पॉलिसी को लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि दो भाग में बांट सकते हैं।
1947 से लेकर के 1991 तक का, और इस बीच में एक अंतराल का पीरियड आप बता सकते हैं 1977 का, और उसके बाद 1991 के बाद लगभग कंसेंसस बना करके एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी आती है जिसमें थोड़ा अमेरिका की तरफ ट्विस्ट होने की बात होती है और अपने नेबरहुड के साथ अच्छे व्यवहार करने की बात होती है, और चाइना की चुनौती को मीट करते हुए ऐसे फॉरेन पॉलिसी को डेवलप किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।